कहाँ हो विष्णु को? विष्णु भैया सड़क के किनारे बेहोश पड़े हैं। कहाँ? विष्णु भैया सड़क के किनारे बेहोश पड़े हैं। अरे हाथ रुक रहे, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो? अरे क्या चला रहा है? वो विष्णु भैया। कहाँ हो विष्णु को? वो विष्णु भैया सड़क के किनारे बेहोश पड़े हैं। बेहोश? हे भगवान, कहाँ हुआ हमारे विष्णु को? सुबह सवेरे तो ठीक ठाक था, ये अचानक कहाँ हो गया? ए श्याम, ए हरी, अरे विष्णु को कुछ हो गया, ये बोल रहा है वहाँ बेहोश पड़ा है। चलो चल दिखा रहे, चल 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 चल। बाबा यहाँ पर, बाबा यहाँ पर। कहाँ है विष्णु? अरे विष्णु कहाँ गया? अरे विष्णु, विष्णु, अरे विष्णु, अरे कहाँ हो गया विष्णु को? अरे विष्णु, अरे कहाँ हो गया? अरे कहाँ हो गया? अरे विष्णु, अरे विष्णु, 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 क्या हुआ रे तुझे? अरे उठना उठना, अरे क्या हुआ मेरे बिटवा को? अरे उठ। अरे करने चलो, अरे श्याम जा डॉक्टर को बुला के ला, अरे जल्दी लाओ रे। कुछ नहीं होगा बेटा, डरना नहीं, फिक्र न करना, समझ जा विष्णु, आगे बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तू ठीक हो जाएगा बेटा। ये क्या हो गया भगवान? अरे हटो रे हटो भाई, हटो हटो, डॉक्टर साहब आ गए। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ना, देखिए हमारे बेटे को क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गया डॉक्टर साहब, देखिए। एक मिनट हटिए। इसकी नब्ज बहुत ही धीरे चल रही है, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप कुछ करिए, पूरी कुछ करिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी करिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। ये क्या है? ये राम, किसी ने चाकू तो नहीं मारा इसे? नहीं नहीं, चाकू नहीं मारा है। अगर चाकू मारा होता तो टांके क्यों लगाए होते? इसमें तो टांके लगाने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन हुआ ये। ऑपरेशन? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, फिर वो ऑपरेशन काहे कराएगा? और कराएगा तो भी हम उसके माँ बाप है डॉक्टर साहब, कम से कम हमको तो खबर होगी ना। हाँ डॉक्टर साहब, हमें तो खबर होती, और सुबह सवेरे हमारे सामने घर से निकला था हंसता खेलता। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए बच्चे, कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर साहब, विष्णु 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 क्या हो गया? विष्णु विष्णु डॉक्टर साहब देखिए ना, कुछ तो करिए, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। विष्णु 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 क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, बचाइए मेरे बच्चे को, कुछ तो करिए। ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? डॉक्टर साहब, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? विष्णु सिंह, एक 20 साल का नौजवान जो दिल्ली से लगे नोएडा जिले के एक छोटे से गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरी का काम किया करता था और उसी की कमाई से उनका घर चलता था। लेकिन आज अचानक विष्णु उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा क्या हो गया था विष्णु के साथ? क्या साइट पर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था या उसके साथ कोई और दुर्घटना घटी थी? विष्णु के पेट पर वो घाव किस चीज का था? विष्णु के पिता इंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां के डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो अपने बेटे की मौत का कारण जानना चाहते हैं तो उसके शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए पास के सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन विष्णु की मां और बाकी गांव वाले इस बात के खिलाफ थे। वो लोग मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे। विष्णु की मां चाहती थी कि शांति से उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो जाए। वो अपने बेटे के शव के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन इंदर नहीं माने।
वो अपने जवान बेटे की मौत का कारण जानना चाहते थे और वो उसके शव को लेकर सीधे सरकारी अस्पताल पहुंच गए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? एक बार में बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? बस एक बार देखिए साहब, एक बार नजर मारिए साहब। क्या नजर मार? अरे यहाँ जिंदा लोग को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और तुम चाहते हो कि डेड बॉडी के लिए मैं अपना समय बर्बाद करूं? हैं? मैं जानता हूँ साहब, आपके पास समय नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है, पर अचानक से मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया साहब? अच्छा खासा था, लेकिन अचानक हम सबको छोड़कर कैसे चला गया साहब? बस मुझे यही पता करना है साहब। डॉक्टर साहब एक बार देख लीजिए ना, दया करिए करिए देख लीजिए, एक बार देख लिया डॉक्टर साहब, चल के एक बार तो देख लिया। अच्छा और चलो मैं देखता हूँ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब। सुनो, तुम इसे यहीं छोड़कर जाओ, सुबह तक जांच करके मैं तुम्हें बता दूंगा इसकी मौत की वजह क्या है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगा। बस आपसे विनती है साहब, आप मेरे बेटे की मौत की जांच का कारण पता कर लीजिए। कारण पता चल जाए मैं उनको नहीं छोड़ूंगा साहब। जिसने भी ऐसा किया है मैं उन्हें सजा दिला के ही रहूंगा साहब। देखो, इसकी जांच के लिए मुझे तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है, तो मेरे साथ चलकर दस्तखत कर दो। आप जैसा बोलो साहब। चलो मेरे साथ। मेरा बच्चा। यहाँ एक यहाँ पे, यहाँ लगाओ। डॉक्टर साहब, ये सब कागज किस लिए? अरे फॉर्मेलिटीज है भाई। अब तेरे बेटे की डेड बॉडी को अस्पताल में हम ऐसे तो रख नहीं सकते। अरे इसकी जांच करनी होगी, सरकारी काम है, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है साहब। अब तुम जाओ, कल सवेरे तुम अपने बेटे की डेड बॉडी लेने आ जाना, तब तक मैं जांच करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बस मुझे इतना पता करना कि मेरे बेटे के साथ अचानक ये सब क्या हो गया। बस कारण पता चल जाए तो दिल को एक तसल्ली हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, अब जाओ, कल सुबह वजह भी पता चल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहंती के कहने पर विष्णु के पिता इंदर ने हॉस्पिटल के सारे कागजों पर चुपचाप अंगूठा लगा दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि डॉक्टर मोहंती उनके बेटे की बॉडी की जांच करके उन्हें उसकी मौत का कारण बता देंगे, और इसी विश्वास के साथ वो अगले दिन जांच की रिपोर्ट और अपने बेटे का शव लेने हॉस्पिटल जा पहुंचे। लेकिन वहां उनके साथ वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या नाटक लगा रखा है? क्या नाटक लगा रखा है तुमने? 1 घंटे से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये पागलपन बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। सुनते क्यों नहीं? साहब, ऐसा मत करो हमारे साथ। हम गरीब लोग पहले से ही अपनी औलाद खो चुके हैं और आप हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। मैं पागल हूं? मैं पागल हूं कि तुम लोगों के साथ मजाक करूंगा? ये पेपर्स ये भी झूठ बोल रहे हैं कि कल तुम लोग अपने बेटे की लाश यहां से लेके गए। ये तुम्हारे अंगूठे के निशान है कि नहीं? बोलो। साहब, ऐसा जरूर न करो साहब। आपने तो मुझसे कहा था कि ये कागज मेरे बेटे की लाश जमा करने के लिए है। आपके कहने पे तो मैंने अंगूठा लगाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, आप जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। यानी मैं झूठ बोल रहा हूं? साहब, मैं इतना जानता हूं, मैं अपने बेटे की लाश को लेकर नहीं गया साहब, नहीं गया। मनोहर सर, बताओ इन्हें, कल ये दोनों अपने बेटे की लाश लेके गए हैं या नहीं? जी हाँ सर, बिल्कुल सही। और तुझे शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? कल तू जब लाश को लेकर जा रहा था तो मैं भी वहीं था सर के साथ में। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे लाश ले जाते हुए देखा है। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दीजिए साहब। अबे दिमाग से पैदल है क्या? एक बार बोल दिया ना तेरे बेटी की लाश यहाँ नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी! मैं नहीं जाऊंगा साहब, मैं अपने बेटे की लाश लिए बिना नहीं जाऊंगा साहब, मैं नहीं जाऊंगा साहब। क्या हुआ साहब? सिक्योरिटी, इन दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकालो। ना जाने सवेरे सवेरे कहाँ से आकर के पूरे अस्पताल को पागलखाना बना दिया इन दोनों ने। मुझे मेरे बेटे की लाश दीजिए साहब। चलो निकलो बाहर। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा साहब। अरे दया करो। देख क्या रहा? ले जाओ इसे। आना साहब से, चलो। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दीजिए साहब। साहब नहीं साहब, मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो साहब। चलो साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को देखो साहब। मेरे बेटे की लाश वापस कर दो साहब। मेरे बेटे की लाश वापस कर दो। मना किया था ना मैंने तुमको,
कि मत लेके जाओ मेरे बच्चे को अस्पताल। कह रही थी कि शांति से होने दो उसका अंतिम संस्कार। पर नहीं, तुमने नहीं सुना। अब देखो देखो क्या हो गया है। अरे एक अच्छी जिंदगी तो नहीं दे पाए हम बेचारे को, अब उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। लानत है हम जैसे माँ बाप पर, लानत है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसको लेकर आओ। काकी संभालिए अपने आप को। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस मेरा बच्चा चाहिए। बेटा कह दो ना इनसे, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। तुम कुछ भी करो लेकिन उसे वापस लेकर आओ। अरे कम से कम उसके आत्मा को शांति तो मिले। चंदू, तू तो हमेशा उसके साथ ही घुमा करता था। तुझे तो पता होगा कि वो कहाँ गया था, क्या हुआ था। डॉक्टर कह रहा है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। अरे किस बात का ऑपरेशन, जब वो बीमार ही नहीं था। काका मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं खुद उसे जगह जगह ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला। और फिर पता चला कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? मेरे विष्णु की लाश को वापस लेकर आओ। काकी काहे जिद कर रही हो? काका क्या कर लेंगे, जो होना था वो हो गया। हम जैसे गरीबों की किस्मत में बस यही लिखा होता है। अब भूल जाओ विष्णु को, वो बड़े हॉस्पिटल में बैठने वाला डॉक्टर है। हम चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। होगा, जरूर होगा। मैं उस डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों से अपने बेटे की लाश को लेके ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी क्यों ना जाना पड़े। मैं अपने बेटे को लाने के लिए जो बन पड़ेगा करूंगा, जो बन पड़ेगा करूंगा। देख भाई, अगर तेरा बेटा जिंदा होता तो बात समझ में भी आती। किसी ने उसे अगवा कर लिया है, कोई उसे उठा ले गया है। पर जब खुद तू कह रहा है कि तेरा बेटा मर चुका है, तो कोई तेरे मरे हुए बेटे की लाश को लेकर करेगा क्या? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो इतना जानता हूँ, उन लोगों के कहने पर मैंने अपने बेटे की लाश को उस हॉस्पिटल में छोड़ा था ताकि मैं अपने बेटे की मरने की वजह जान सकूं। उन लोगों ने ना ही मेरे बेटे की मरने की वजह बताई और ना ही उसकी लाश वापस कर दी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरे बेटे की लाश मुझे वापस करा दीजिए साहब। क्या पागलपन है तेरा? मरे हुए बेटे की लाश लेकर करेगा क्या तू? साहब मेरा बेटा है, वो मरा है या जिंदा मेरा बेटा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके साथ, मेरे बेटे की लाश को वापस करा दीजिए। अब बहुत हो गया तेरा नाटक। तब से देखे जा रहा हूँ, बके जा रहा है। तेरा बेटा मर गया इसलिए पागल हो गया तू? कुछ भी बोलेगा? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। आइंदा यहाँ आने की हिम्मत की तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा। साहब लेकिन निकल यहाँ से, निकलो। कंपनी गार्डन समझ के रखा है, खामोखा केस दर्ज करवाने चले आते हैं। सर, मुझे लगता है कि एक बार इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। हो सकता है आदमी सच बोल रहा हो। देखो करुणा, सर पहले भी कई लोगों की मरने की खबर आ चुकी है। सर लोग अचानक बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर उनकी मौत हो जाती है। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और सर ये आदमी मुझे लगता है सच बोल रहा है। एक आदमी जिसका बेटा मर गया हो वो ऐसी झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाएगा? सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस केस की जांच पड़ताल खुद करना चाहूंगी। करुणा, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। जाओ अपना काम करो। सर लेकिन इस थाने का इंचार्ज कौन है? कौन है प्रभारी इस थाने का? सर आप बस तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा केस दर्ज करना और कौन सा केस तुम्हें देना है। अब दिमाग खराब मत करो, चलो जाओ अपना काम करो। ओके सर। हेलो, हाँ आया था वो। घबराइए मत, मैंने लताड़ के भगा दिया उसको। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। अरे क्या लगे बकरी की तरह मियां, कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मैं हूँ। अच्छा सुनिए, राजीव साहब को मेरा नमस्ते कहिएगा। बहुत दिनों से याद नहीं किया उन्होंने मुझे। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अरे आप डरिए मत। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं हो जाएगा। अरे कोई नहीं जाएगा वहां। मैडम मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। पहले हमने अपना जवान बेटा खोया, फिर उसकी मौत की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जान पाए। कम से कम इतना हक तो हमें मिलना चाहिए कि हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे की लाश को लाने में आपकी मदद करूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, पर उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि उसे हुआ क्या था? सच बोलूं तो पहले तो मुझे यही लगता था कि उसके साथ जरूर कोई हादसा हुआ है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसके साथ ऊंच नीच हुई है। ऐसा कुछ हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हंसता खेलता बच्चा हमारी आंखों के सामने से चला गया है मैडम।
वो सुबह घर से निकला तो उसे कोई तकलीफ नहीं थी। तो दोपहर में पता चला कि वो बेहोश पड़ा है। मगर वो बेहोश हुआ कैसे? मैडम, उसके पेट में बहुत बड़ा चीरा लगाया गया था। चीरा? हाँ मैडम, उसका पेट यहाँ से यहाँ तक खुला था, उसकी सिलाई की गई थी। अगर कोई घाव करेगा तो उसे सिएगा क्यों? मैडम, हम गरीब लोग क्या जाने, लेकिन डॉक्टर बोल रहा था कि ऐसा घाव तभी होता है जब ऑपरेशन किया जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब उसे कोई बीमारी नहीं थी तो वो ऑपरेशन कराएगा क्यों, और हमें बताए बिना। हमारे बेटे के साथ कोई खेल खेला गया है मैडम, कोई कुछ किए है हमारे बेटे को। आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया? हाँ मैडम, हम उसकी लाश को लेके अस्पताल गए थे, लेकिन वहां भी हमारे साथ धोखा हुआ है मैडम। ये पेपर्स, ये भी झूठ बोल रहे हैं कि कल तुम लोग अपने बेटे की लाश यहां से लेके गए। ये तुम्हारे अंगूठे के निशान है कि नहीं? बोलो। राम जाने हमने उन अस्पताल वालों का क्या बिगाड़ा था कि हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। अब आप ही बताइए मैडम, अगर वो लोग हमारे बेटे की मौत का कारण नहीं बताना चाहते हैं तो ना बताएं, कम से कम उसकी लाश तो हमें सौंप दें। अब भला उनको हमारे बेटे की लाश छुपाकर क्या मिलेगा मैडम? डॉक्टर मोहंती, करुणा का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर ने तो उसे इस केस में दखल देने से साफ मना भी कर दिया था। उसकी इंदर से कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी करुणा उसकी मदद करना चाहती थी। और इंदर की पूरी कहानी सुनने के बाद तो करुणा और भी विचलित हो गई। लेकिन आखिर अपने सीनियर ऑफिसर की मर्जी के खिलाफ वो किस हद तक उसकी मदद कर सकती थी? मैडम, पहले आप इसे देख लीजिए, फिर आप मुझ पर शक कीजिएगा। ये देखिए उसके अंगूठे के निशान, और इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोग अपने बेटे की लाश लेके जा चुके हैं। लाश के साथ मैंने रिपोर्ट की कॉपी भी लगा दी थी। इसके हिसाब से उसके बेटे की मौत मलेरिया से हुई। वो कहता है कि उसके बेटे के पेट में किसी ने चीरा लगाकर उसकी सिलाई कर दी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बेटे की मौत की सदमा की वजह से शायद वो इस तरह की बातें करता हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो इस तरह की बातें क्यों करता है। और कोई भी भला होशो हवास में कोई इस तरह की मनगढ़ंत कहानी तो नहीं गढ़ेगा ना? तो आपका कहना है कि वो आदमी पागल है? नहीं मैडम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इट्स ओके डॉक्टर, अगर मुझे आपसे कुछ और पूछना होगा तो मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगी। अरे क्यों नहीं, श्योर। चलती हूँ। नमस्कार। अगर इस जगह चीरा लगाया जाता है तो स्प्लीन, एब्डोमेन या किडनी के ऑपरेशन के लिए लगता है। जब भी कोई किडनी डोनेट करता है तो ठीक इसी जगह पर ऑपरेट किया जाता है। किडनी? अपने एक जानकार डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद करुणा को अब यह एहसास हो गया था कि शायद विष्णु की मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा ही नहीं था। वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि सीनियर इंस्पेक्टर अशोक सबरवाल को करुणा की हरकतों की भनक लग गई। मैंने तुमसे कहा था कि खामोखा किसी दूसरे केस में अपना दिमाग मत उलझाओ। क्यों इस केस के पीछे पड़ी हो? सर वो क्या सर लगा रखी हो? और ये केस हमारे यहाँ दर्ज भी नहीं है। किस आधार पर तुम इसकी जांच कर रही हो? सीधे डॉक्टर मोहंती के पास चली गई पूछताछ करने के लिए। अरे तुमको पता है कि डॉक्टर मोहंती इस शहर के सबसे इज्जतदार डॉक्टर है। सर मुझे शक था, इसलिए पूछताछ करने गई। कैसा शक? कौन सा शक? सर उस एरिया से कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। सर हो ना हो वहाँ पे जरूर कोई एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और वो आदमी इंदर, उसका बेटा जरूर इसी रैकेट का शिकार है। सर वरना कोई आदमी झूठ क्यों बोलेगा कि उसे उसके बेटे की लाश नहीं मिली? बस बहुत हो गया। अब इस केस के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और भी केस पड़े हुए हैं सुलझाने के लिए। पहले इस केस को सुलझाओ, साइकिल चोरी का केस, उसके बाद किसी रैकेट का भंडाफोड़ करना, समझी? अशोक सबरवाल को लगा था कि इस धमकी के बाद करुणा मान जाएगी और फिर से इस मामले में दखल नहीं देगी, लेकिन करुणा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। वो सबकी नजरों से दूर चुपचाप इस केस की जांच पड़ताल करती रही। उसने इंदर से भी सब पर कड़ी नजर रखने को कहा। इंदर अब मुस्तैद रहने लगा। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाली हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखता। अरे हरिया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो कहा है कि हम उधार लिया था ना, बहन की शादी है उसके लिए। तुम्हारे पेट में ये पट्टी कैसी? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस वो बीमार था ना मैं, तो गांव में ऑपरेशन था, उसी का घाव है। देख हरिया, तू पिछले 6 महीने से गाँव नहीं गया है। सच सच बता, क्या है ये? कैसा ऑपरेशन?
कुछ नहीं। ए, क्या चल रहा है? कब से चाय का टाइम खत्म हो गया? चलो वापस काम पर। हाँ चलो चलो, वरना काम से निकाल दूंगा। और काका आप भी काम पर चलो। आपके लिए क्या खास नारियल फोड़ूं? हरिया, आर्या का भी वैसा ही ऑपरेशन हुआ है जैसे विष्णु का हुआ था। और ये चंदू वहां क्या बातें कर रहा है? पर विष्णु तो चंदू के साथ खूब घूमा फेरा करता था। मुझे चंदू पर नजर रखनी होगी। अरे भैया, घबराहट हो रही थी, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कह रहा हूँ ना, निश्चिंत हो जाओ। तुम पहले ही थोड़ी ना हो। तुमसे पहले ना जाने कितने लोग ये काम करा चुके हैं। 2 घंटे का काम है, पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। अब खामखा देरी मत करो, चलो। चंदो। हाँ डॉक्टर साहब। इन दोनों का तो हो गया, लेकिन अभी एक और चाहिए। इतनी जल्दी एक और? कहाँ से होगा? कहीं से भी ला। दुबई का क्लाइंट है, डबल पैसे दे रहा है, लेकिन किडनी जवान आदमी का चाहिए। देख तो बाहर, देख कौन है। हेलो मैडम, मैं विष्णु का पापा बोल रहा हूँ। मैडम, मैंने चंदू को देखा, वो 2 लोगों के साथ एक मकान में घुस गया और वहां कुछ किडनी की बातें हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। मैडम, मैं आपको रामनगर चौक पे मिलता हूँ। ठीक है इंदर, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। मैडम, यही वो घर है मैडम। इंदर, तुमने तो कहा था यहाँ पे वो लोग, वो ऑपरेशन, कहाँ है वो सब? मैडम, मैंने अपनी आंखों से उन 2 लड़कों को यहाँ पे देखा। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। दोनों का ऑपरेशन हो रहा था मैडम। सर जी, वो करुणा मैडम डॉक्टर राजीव के पुराने घर पर रेड मारने जा रही है। ठीक है सर जी। लगता है हमारे आने की खबर उन लोगों को पहले ही लग गई और वो लोग भाग खड़े हुए। खैर, कब तक भागेंगे,
आज नहीं तो कल हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस केस से दूर रहने के लिए कहा था मैंने। मेरे बिना परमिशन की तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या समझ के रखी हो? पुलिस की वर्दी पहनी हो तो कहीं कुछ भी कर सकती हो। मालूम है वो घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बिना वजह किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रेड डालने का क्या अर्थ होता है? हमारे पूरे डिपार्टमेंट को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सर पर मैं वहाँ बिना वजह नहीं गई थी। अच्छा, तो आपको वजह भी मिल गई? सर मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कैसा रैकेट? कौन सा रैकेट? सर कुछ लोग मासूम लोगों की किडनियां निकाल के बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? तो वहाँ कोई आपको मिला क्यों नहीं? सर क्योंकि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने उनको खबर कर दी थी और वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। सर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग इस केस की तह तक पहुँचे तो हम लोग इन लोगों को पकड़ सकते हैं। देखिए करुणा जी, आप अपनी जासूसी अपने पास ही रखिए। तुम्हारी वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है और उस पर बिना किसी सबूत और बिना किसी FIR का हम जांच शुरू कर देंगे। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हारे खिलाफ मैंने हेडक्वार्टर में बोल दिया है। उस दिन तुम यहाँ रहोगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा बाहर, तब अकल ठिकाने आएंगे तुम्हारे, समझी? ऐसा मत कहिए मैडम, ऐसा मत कहिए। आप ही का तो सहारा है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सच कह रहे हैं मैडम जी, अगर आप चली गई तो हम लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों की तकलीफ समझती हूँ, मगर मेरा ट्रांसफर अब गाजियाबाद हो गया है। जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं कोई छोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं उनकी। मगर आप लोग हिम्मत मत हारिए। मैं गाजियाबाद जरूर जा रही हूँ, लेकिन ये लड़ाई छोड़ी नहीं है मैंने, अभी तक हार नहीं मानी है मैंने। मैं हर वक्त गाजियाबाद से यहाँ तक नहीं आ पाऊंगी, पर आप लोग तो यही हैं और इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। इसलिए आप लोगों को चंदू पे कड़ी नजर रखनी होगी। अगर हम इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे तो हमारी बात को कोई नहीं टाल पाएगा। लेकिन मैडम ये अभी अभी हुआ है, अब तो चंदू बहुत संभल कर चलेगा। लेकिन कब तक? अगर आप लोगों को वापस कुछ गड़बड़ होती दिखाई दे तो आप मुझे तुरंत बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ करके आपकी मदद जरूर करूंगी। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी मैं उन लोगों को। चलती हूँ। सोना काफी रो मत, रोने से क्या होगा? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? पैसे नहीं होंगे तो मेरे बच्चे का इलाज नहीं होगा। पैसे चाहिए ना, पैसे मिल जाएंगे। पर कैसे? कौन देगा मुझे इतना पैसा? वो तू मुझ पे छोड़ दे। मेरा एक दोस्त है, बहुत काम का है और वो तुझे कभी भी पैसे दिला सकता है, जितने तू चाहे उससे दुगना। सच? और नहीं तो क्या, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। क्या? वो तो वही बताएगा। तू एक काम करना, कल मेरे साथ उसके पास चलना और डरना मत, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अब ये रोना बंद कर, आंसू पोंछ और चल मेरे साथ। हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इन लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है और इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो चंद रुपयों के लालच में अपने शरीर का कोई अंग दान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। किडनी निकालने वाले गिरोह अक्सर ऐसे ही जरूरतमंद लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ये असहाय लोग कुछ रुपयों के लिए अपने शरीर का एक अंग निकाल कर दे देते हैं, जिसे आगे एक बहुत बड़े मुनाफे के साथ बेच दिया जाता है। ये घिनौना काम करने वाले गिरोह के लोग उस पैसे पर ऐश करते हैं और बेचारा गरीब अपनी जिंदगी से जूझता रहता है। और उनमें से कई लोग तो विष्णु की तरह अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। लेकिन किडनी की खरीद फरोख्त का यह काला बाजार बेरोक टोक चलता रहता है। इन कालाबाजारियों का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि इसमें डॉक्टर्स, पुलिस से लेकर कई ऊंची पहुंच वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन विष्णु के पिता इन सब बातों से बेखबर थे। वो तो बस अपने बेटे की मौत का सच जानना चाहते थे और जब उन्होंने चंदू को सोना को बहलाते हुए देखा तो फौरन करुणा को खबर की। करुणा को अब गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। अब ना तो वो विष्णु के केस को ऑफिशियली संभाल रही थी और ना ही ये घटना क्षेत्र उनके एरिया में आता था। लेकिन ये केस उनके दिमाग में घर कर चुका था। उन्होंने इस केस से जुड़ी सारी बातें अपने एसीपी मिस्टर रॉय को बताई और उनसे इस केस की छानबीन करने की परमिशन मांगी। मिस्टर रॉय के लिए यह परमिशन देना आसान नहीं था, पर उन्होंने करुणा का साथ देने का फैसला किया और उन दोनों ने एक साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ने का एक प्लान बनाया। लेकिन उनके इस प्लान का पूरा दारोमदार सोना की मदद पर निर्भर करता था।
एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? 50-55 हज़ार। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू। थैंक्स। अब देखो ना, कहाँ से लाऊं मैं इसके इलाज के लिए इतने पैसे? अगर मैं चंदू की बात नहीं मानती हूँ तो मेरा बच्चा मर जाएगा और मुझे इसका इलाज कराना है। मुझे पैसे चाहिए। अब हम गरीबों के पास इतना जमा पूंजी तो होती नहीं है कि निकाला और काम हो गया। मैडम, मुझे पैसे तो चाहिए और उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो मैं करूँ। सोना, जरा देख इन लोगों की तरफ। इन लोगों ने अपना जवान बेटा खोया है। अगर तूने हमारी मदद नहीं करी तो न जाने ऐसा कितने लोगों के साथ होगा और होता रहेगा। जरा खुद सोच, क्या पता अगर तेरे साथ भी वही हुआ जो इनके बच्चे के साथ हुआ है, तो तेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? तो जिसके लिए ये सब कर रही है, तेरे बाद कौन उसकी देखभाल करेगा? बोल। सोना, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, पर एक रास्ता है। अगर तू चंदू को पकड़वाने में हमारी मदद करेगी तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरे बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी। हम बड़ी संस्था में जाएंगे, हम सरकार से मदद मांगेंगे, पर उन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। तू हमारी मदद करेगी ना? देखिए मैडम जी, मेरा भरोसा सबके ऊपर से उठ चुका है। हाँ, अपनी एक किडनी देकर के अपनी जान की जोखिम तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद के लिए मैं अपने बच्चे की जान की जोखिम नहीं ले सकती। मुझे माफ करें मैडम जी। ठीक है सोना। सोना एक गरीब मजदूर थी और अपने बेटे की जान बचाना उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। दूसरी तरफ करुणा और इंदर थे जिन्हें इस पूरे कांड पर से पर्दा हटाने के लिए सोना की मदद की जरूरत थी। सोना उलझन में थी, कुछ देर के लिए अपने बेटे की फिक्र छोड़कर इन दोनों की मदद करे या फिर चंदू की बात मानकर पैसा बनाए। सुना, फिक्र मत कर, पैसे चाहिए ना? पैसे की टेंशन बिल्कुल मत ले। चला अंदर आ। आओ सोना, आओ। बैठो बैठो। तेरे बच्चे की तबीयत खराब है? हाँ। अरे तू चिंता मत कर, जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। फिर तू जाकर अपने बच्चे का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराना। बस तू डॉक्टर साहब की बात मान लेना। 1 घंटे में काम हो जाएगा और उसके बाद अपना पैसा लेके घर निकल जाना। 1 घंटे का काम? मगर डॉक्टर साहब करने क्या वाले हैं? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? मुझे बताओ। देखो, वरना मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। देख तू डर मत, मैं बताता हूँ। हर इंसान के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, पर इंसान की जिंदगी एक ही किडनी से चलती है और दूसरी किडनी जो होती है ना, बिल्कुल ही बेकार होती है। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि तुम्हारी जो बेकार वाली किडनी है उसे बाहर निकाल देंगे और किडनी निकलने से तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे में तुम्हें फायदा ही होगा। उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है मनोहर, और हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं, वरना तू जैसी गरीब औरत कहाँ से लाएगी अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे? अरे कम से कम अपने बच्चे की तो सोच। जल्दी से काम खत्म कर और पैसे लेके घर निकल जा। देख अब तू डर मत, चलो मेरे साथ। चलो, पैसे मिल जाएंगे, बच्चे का इलाज हो जाएगा। चलो उठो, अपने बच्चे के लिए तो करो कम से कम। चलो उठो, चलो चलो। अब डर क्यों रही है? पैसे भी मिलेंगे, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। समझ रही है ना? चलो। इस बार नहीं बचेंगे वो लोग। आ जाओ। चलो आओ 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 चंदू, आओ। चलो किडनी देने वाली मिल गई जी। सोना अंदर पहुंच गई है। ये लो दक्षिणा, जाओ बाहर जाओ। तैयार हो जाओ सब। चलो ड्राइवर। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, लेट जाओ। आप लेट जाओ, कुछ नहीं होगा, लेट जाओ।
इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन। पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें, चुपचाप लेटी रहो। एक छोटा सा ऑपरेशन है, अभी तुरंत हो जाएगा। मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं जा रही हूँ। लेटो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो डॉक्टर, मुझे जाने दो। नहीं, अरे जाने दो मुझे। पुलिस पकड़ ले। कहाँ भाग रहा है? देखो, मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ, बहुत बुरा होगा। रिस्पेक्टेड डॉक्टर? अगर तुझ जैसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स होते हैं ना, तो इस दुनिया में रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स होने ही नहीं चाहिए। चल चल यहाँ से बाहर। छोड़ो, तेरी रिस्पेक्ट मैं निकालती हूँ। चल यहाँ से। बताता हूँ मैडम, सब सच सच बताता हूँ। मैं डॉक्टर मोहंती के कहने पर ये सब किया करता था। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर सुपरवाइजर हूँ। किसी भी मजदूर को पैसे की जरूरत होती थी तो वो मुझसे आकर बोलता था। मैं उनको बोलता था कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। फिर उनको मैं डॉक्टर अली के पास ले जाया करता था। फिर डॉक्टर अली उनका ऑपरेशन करके उनकी एक किडनी निकाल लेते थे। फिर वो किडनी डॉक्टर मोहंती के पास भेजती जाती थी। और विष्णु भी उन लोगों में से एक था कि नहीं? विष्णु को अपनी दुकान खोल ली थी। मैंने उसको बोला कि अगर तू अपनी किडनी बेच देगा तो तेरी दुकान अपने आप बन जाएगी। ये शर्म आनी चाहिए तुझे। अब ये बोल कि जिन लोगों को किडनी चाहिए होती थी उन्हें तेरे पास कौन भेजता था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। अरे बताता है कि सच कहता हूँ मैडम, मैंने उनका नाम सुना है। कोई डॉक्टर राजीव करके है, डॉक्टर मोहंती की अक्सर उनसे बातचीत हुआ करती थी और मुझे कुछ नहीं मालूम। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम आपको किसी ने गलत रिपोर्ट। लेके चलो इसे। मैडम मेरी बात तो सुनिए तो सही। गाड़ी में बैठाओ। मैडम आपको किसी ने जल्दी करो। गलत रिपोर्ट। देखिए मैडम मेरी एक बात देखिए। नहीं तो बता तूने आज तक कितनी किडनियां बेची, उसमें से कितने पैसे कमाए और गरीबों को कितने दिए? बोल वरना तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। बताता एक किडनी के 4 से 5 लाख रुपया मिल जाते हैं। मैंने और मेरे आदमियों ने भी से 40 से 45 लोगों की किडनी निकाली है। डोनर को भी हम थोड़ा पैसा देकर उसमें से समझा लेते हैं। बोल, विष्णु के केस में कौन कौन इन्वॉल्व था? बोल। मेरे ही कहने पर विष्णु की किडनी निकाली गई थी। मनोहर, इस लड़के का तो खून बंद होने का नाम ही नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, नब्ज भी कम है, पल्स रेट भी कम है। साहब बचने का चांस नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, डॉक्टर मोहंती को फोन करता हूँ, तब तक तुम इसकी ड्रेसिंग करते हो। हाँ सर, करता हूँ। डॉक्टर मोहंती, इस लड़के का हम लोग किडनी निकाल रहे थे, उसका खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे नहीं लगता वो बचेगा। जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाओ, होश आने पे उसे वहां से हटा दो, वरना हम लोग सभी फंस जाएंगे। और सुनो, वो किडनी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो तुम लोग, समझे? केस में और कौन कौन इन्वॉल्व है? बांग्लादेश के डॉक्टर राजीव है, उन्हीं के कहने पर हम लोग ये काम करते हैं। अरे सलीम, एक चाय तो लाना जरा जल्दी। चाय तो आप इंडिया की जेल में ही पीना डॉक्टर राजीव, वहां की चाय यहाँ से ज्यादा अच्छी होगी। अब तुम्हारा खेल खत्म डॉक्टर राजीव, अपनी डॉक्टर की दुकान बंद करो और तैयार हो जाओ जेल की चक्की पीसने के लिए। तुमने अपनी किस्मत में ये खुद ही लिखा है। चलो। मैडम, हमें अपने बेटे को खोने का बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आज अपराधी जेल में सजा काट रहे हैं। वरना गरीब आदमी मरता है तो कोई उसे पूछता भी नहीं है, अपराधी लोग खुले गुमा करते हैं। लेकिन हमारे बेटे को इंसाफ मिल गया। ये सब आप लोगों की हिम्मत की वजह से हुआ है। काश बाकी लोग भी आपसे कुछ सीख पाए।
डॉक्टर मोहंती के बयान के आधार पर पुलिस के उन नुमाइंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो इस रैकेट में शामिल थे। डॉक्टर राजीव माथुर और अशोक सबरवाल भी उन्हीं में से थे। हमारे देश में अंगों की चोरी करना और उनकी कालाबाजारी करना एक आम बात हो गई है। आंकड़ों के अनुसार हर साल तकरीबन 1 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कानूनी तौर पर सिर्फ 5000 ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने करीबी लोगों या रिश्तेदारों को अपनी किडनी डोनेट करते हैं, और कानून भी इस तरह के डोनेशन की इजाजत देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आर्थिक लाभ के किसी को अपना अंगदान कर रहा है तो यह गैर कानूनी नहीं है। लेकिन कानून के इस क्लॉज का कई तरह से दुरुपयोग भी किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से किडनी डोनेट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में उनकी किडनी को इसी काले बाजार में बेचा जा रहा होता है, और इस तरह न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बेहद ही पेचीदा होता है। किडनी देने वाले और लेने वाले की किडनी का आपस में मैच होना बेहद जरूरी है। अगर किडनी लेने वाले का शरीर किडनी को स्वीकार ही नहीं करेगा तो ट्रांसप्लांट बेकार चला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर हमारे देश में अंगदान के बारे में एक पर्याप्त कानून का प्रावधान होता तो अंग तस्करी का यह माफिया कभी इतना बड़ा रूप ले ही नहीं पाता। शायद इसीलिए भारत सरकार एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय अंगदान कार्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। अगर यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो अंगदान की प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम खुद इस मामले में पहल कर सकते हैं। अगर हम जीते जी मृत्युपरांत अपने अंगदान की स्वीकृति दे दें तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर के जरूरी अंगों का इस्तेमाल हो सकता है और एक जरूरतमंद की जान बच सकती है। इस बारे में आपको अपने डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको किसी किडनी निकालने वाले गिरोह के बारे में पता चलता है या किसी ऐसे इंसान के बारे में जानकारी मिलती है जो किसी ऐसे गिरोह का शिकार होने वाला है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आवाज उठाइए, सावधान रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।